11th biology topic, that is structure of nephron and urine formation. So let me introduce myself first. I am Suman Rathod and I am from Udaipur, Rajasthan. I have completed my post-graduation in zoology subject and I have 2 years of teaching experience. So let's start our today's topic, that is nephron. In this topic, we will cover 3 minor topics, that is first one, location of nephron, second, structure of nephron, and third, function of nephron, which is urine formation. So as we all know that we have a pair of kidney inside our body. That kidney is a bean-shaped structure and it is divided into 2 parts. The outer region is known as cortex part and inner region is known as medulla. This medulla region is divided into medullary pyramids which projects into these calyces. This region right here is known as renal pelvis region, okay, which ultimately opens into the ureter. So talking about its function, we all know that kidney acts as a filter system of our body, which removes all the waste from the blood and returns the clean blood back to the body, right? लेकिन किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा है? So let's understand this with an example. आपसे पूछूं कि ये पेन कहाँ बना है, तो you all will say कि मैम किसी न किसी फैक्ट्री में बना है, राइट? ओके, और मशीन्स है काफी उस फैक्ट्री के अंदर जो इस पेन को बनाने का काम कर रही है. सो लेट्स अज्यूम दिस क्लासरूम एज अ पेन फैक्ट्री और आप सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ बैठे हैं वो ये मशीन्स हो गए जो इस पेन को बना रहे हैं. इंडिविजुअली आप सब पेन को बना रहे हैं, आप भी पेन बना रहे हैं, आप भी और आप भी. ओके, तो आप स्टूडेंट्स यानी आप मशीन्स इस पूरी फैक्ट्री की क्या हो गई, फंक्शनल यूनिट, जो अल्टीमेटली आपकी वजह से इस फैक्ट्री में पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? सिमिलरली किडनी के अंदर भी काफी सारे ऐसे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से जिनकी वजह से किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन फॉर्मेशन होता है. These structures are known as nephron and nephron are known as the functional unit of kidney. जिस तरह से मशीन्स को हम पूरी फैक्ट्री की फंक्शनल यूनिट बोल रहे थे. ओके, सो अगर काउंट की बात करें कि कितने नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी एक किडनी में, तो नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड आवर किडनी. और लोकेशन की बात करें तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से होता है. कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन दोनों के बीच में होता है. ओके, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे. अगर इस एरिया को थोड़ा जूम इन करें तो फिर हमें नेफ्रॉन कुछ इस तरीके का दिखेगा. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलस एंड सेकेंड इज रीनल ट्यूब्यूल. ओके, सबसे पहले हम ग्लोमेरुलस की बात करते हैं. तो ये जो रेड पार्ट मैंने बना रखा है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस एंड दिस ब्लैक पार्ट जो ट्यूब वाला पार्ट बना रखा है, दिस होल पार्ट इज अ रीनल ट्यूब्यूल. ओके, तो हमें पता है कि किडनी के अंदर रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आती है. ओके, और ये किडनी में आकर काफी सारी ब्रांचेस बनाती है. उन ब्रांचेस को बोलते हैं हम आर्ट्रियोल. ओके, तो ऐसे ही एक आर्ट्रियोल नेफ्रॉन के अंदर एंटर करती है और एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाती है, यानी क्लस्टर बना देती है कैपिलरीज का. दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस. ओके, एक आर्ट्रियोल ब्लड लेकर आती है, यहां से ब्लड फिल्टर हो जाएगा और जो क्लीन ब्लड है वो यहां से एफरेंट आर्ट्रियोल से निकल जाएगा. तो जो वो आर्ट्रियोल जो ब्लड को लेकर आ रही है यानी ए से एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो ग्लोमेरुलस से लेकर जा रही है यानी एग्जिट कर रही है, ब्लड एग्जिट हो रहा है यहां से, तो ई से एफरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है, उसके बाद में ये एफरेंट आर्ट्रियोल फर्दर आगे जाके एक नेटवर्क बना देता है कैपिलरीज का अराउंड दीज रीनल ट्यूब्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज. ओके, और यहां से एक वेसल इस कैपिलरी की यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है, पैरेलली रीनल ट्यूब्यूल के पैरेलल स्ट्रक्चर बनाती है यू शेप. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वासा रेक्टम. ओके, उसके बाद हम रीनल ट्यूब्यूल की बात करें
तो रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है. दिस इज कप लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल. दिस एनक्लोजेस दिस होल ग्लोमेरुलस पार्ट. ओके, उसके बाद में इसका लोअर पार्ट एक्सटेंड करके काफी कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना देता है. दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. सिमिलरली ऐसा ही पार्ट आपको यहाँ भी दिख रहा होगा. दिस इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ओके, तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है क्योंकि ये पहले आ रहा है, और ये डिस्टल पार्ट हो गया क्योंकि ये बाद में आ रहा है. एंड कॉन्वोल्यूटेड मीन्स कॉइल्ड स्ट्रक्चर. ओके, तो इन दोनों के बीच में एक आपको हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो मेड्यूलर रीजन में एक्सटेंड करता है. ओके, दिस होल रीजन जो ऊपर की तरफ है वो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर है, और ये लूप ऑफ हैनले एक्सटेंड करता है मेड्यूलर रीजन में. इसकी दो आर्म्स होती हैं. दिस आर्म इज नोन एज डिसेंडिंग आर्म एंड दिस इज असेंडिंग आर्म. उसके बाद में डीसीटी पोर्शन आ गया जो हमने डिस्कस कर लिया, और डीसीटी पोर्शन फाइनली ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में. जिस तरह से ये नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन अटैच है यहाँ से, उसी तरह बहुत सारे नेफ्रॉन्स इस एक कलेक्टिंग डक्ट से अटैच रहते हैं और फिल्ट्रेट इसमें डाल देते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. एज यू ऑल नो कि नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन का फॉर्मेशन करता है. तो ये फिल्ट्रेशन जो है ब्लड का वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 3 तरह से होता है. फर्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ओके, सेकेंड, reabsorption, and third, secretion. तो सबसे पहले हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करेंगे. वो होता है मालपीजियन बॉडी में. मालपीजियन बॉडी क्या होती है? तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये मालपीजियन बॉडी है. ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल मिलकर मालपीजियन बॉडी बनाती है. ओके, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो है, इसका डायमीटर एफरेंट आर्ट्रियोल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहां से फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का. ओके, ये एक स्ट्रेनर की तरह एक्ट करता है. ओके, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तो पास नहीं होंगे, लेकिन जो भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास हो जाएंगे यहां से. ओके, तो यहां से जो फिल्ट्रेशन होता है उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 3 लेयर से होता है. फर्स्ट लेयर इज एंडोथेलियम ऑफ दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरी. इस तरह से कुछ ये एंडोथेलियम हो गई. देन उसके बाद में दूसरी लेयर होती है ये बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम. कुछ इस तरीके से इनकी सेल्स होती है. ओके, बोमेन्स कैप्सूल की जो एपिथेलियम होती है उसमें जो सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पोडोसाइट सेल्स. और इन दोनों एंडोथेलियम और बोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम के बीच में जो लेयर होती है वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 3 लेयर से होता है. ओके, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद मैंने जैसे बोला ये स्ट्रेनर की तरह एक्ट करता है. तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तो रह जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास कर जाएंगे. तो वो बड़े मॉलिक्यूल्स कौन से पास नहीं होंगे? फर्स्ट वन इज प्रोटीन, एंड सेकंड जो ब्लड सेल्स होंगी वो यहाँ से पास नहीं होगी. लेकिन जो छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, वो सब यहाँ से पास कर जाएगा और बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा. बोमेन्स कैप्सूल की ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा. उसके बाद में हमारा आता है पीसीटी रीजन. ओके, अब फिल्ट्रेट तो बहुत सारा बना है, लेकिन ये सारा फिल्ट्रेट यूरिन की फॉर्म में बाहर नहीं निकलता. ये मैक्सिमम जो 99% फिल्ट्रेट है वो फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है बाय दीज रीनल ट्यूब्यूल्स. ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा पीसीटी रीजन जिसमें मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है. तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हो गए, वाटर हो गया और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वो यहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं. और इतना इफेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पीसीटी की जो एपिथेलियम होती है वो होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इस तरह से, और इनके ऊपर होता है कुछ माइक्रोविलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर नोन एज माइक्रोविलाई, जो आपने
स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखा है कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया काफी इंक्रीज कर देते हैं, उसके थ्रू इतना एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन हो पाता है यहाँ पे। ओके, तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद में फिल्ट्रेट जाएगा लूप ऑफ हेनले पार्ट में। अब यहां तक पार्ट था कॉर्टेक्स रीजन में, अब आ गया हमारा मेड्यूला पार्ट। अब लूप ऑफ हेनले का जो मेन रोल है वो है इस मेड्यूलरी रीजन की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना। यहाँ रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। ओके, तो यहां से फिल्ट्रेट गया लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल होती है वाटर के लिए, लेकिन इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओके, तो यहां से क्या होगा, जैसे जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट नीचे आएगा तो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर एब्जॉर्ब हुए जा रहा है तो कंसंट्रेट हो जाएगा। और जैसे जैसे फिर ये ऊपर जाएगा फिर से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, अब ये वाली आर्म इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है लेकिन वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो यहां से जो फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो गया था वो ऊपर जाके फिर से ऊपर जाते जाते फिर से डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, now here comes the DCT part, distal convoluted tubule। DCT पार्ट में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ही होंगी जब यहां से रीअब्जॉर्प्शन होगा, वरना नहीं होगा। अब वो स्पेसिफिक कंडीशंस कौन सी होती है, तो जिस तरह से अगर बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, ज्यादा कोई इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहा है, तो उनका रीअब्जॉर्प्शन कहां से होगा, DCT से होगा। ओके, जैसे कि यहां से वाटर रीअब्जॉर्ब हो सकता है। ओके, यहां से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको रीअब्जॉर्प्शन का पार्ट। अब कुछ चीजें जो है सिक्रीट भी होती है इनसाइड दिस फिल्ट्रेट, किस लिए, पीएच और आयनिक बैलेंस के लिए। ओके, तो पीसीटी रीजन की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सिक्रीट होते रहता है थोड़े थोड़े अमाउंट में टू बैलेंस द पीएच एंड आयनिक कंसंट्रेशंस। ओके, तो वैसे ही डीसीटी पार्ट में भी सेम इसी तरह से पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया है, इसी तरह से सिक्रीट होते रहेंगे। और साथ ही साथ पीसीटी में इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ बाइकार्बोनेट आयन भी एब्जॉर्ब होंगे। ओके, तो यहां से हमारा फिल्ट्रेट डीसीटी पोर्शन में पहुंच गया। डीसीटी से जो ये फिल्ट्रेट है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से जिस तरह से वो नीचे आता है यूरिन, वो और कंसंट्रेट हो जाता है क्योंकि यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होगा। और यहाँ कॉर्टेक्स से लगाकर मेड्यूलरी रीजन तक एक्सटेंड कर रहा है कलेक्टिंग डक्ट, तो यहाँ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी यहाँ सिक्रीट हो जाता है। ओके, उसके बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट खुलेगी रीनल पैपिला में। रीनल पैपिला से कैलिक्स के थ्रू ये रीनल पेल्विस रीजन में जाएगी, और रीनल पेल्विस के थ्रू ये यूरेटर्स में चली जाएगी, और यूरेटर के बाद जो यूरिन है वो यूरेटर्स के थ्रू हमारा यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा और यूरेथ्रा के थ्रू फाइनली वो निकल जाएगा। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा लोकेशन, नेफ्रॉन की लोकेशन कहाँ होती है किडनी में। तो अगर मैं आपको, तो इस तरह से कुछ किडनी में मेड्यूलर कॉर्टेक्स के बीच में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और फिर हमने बात करी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। ओके, इसका स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल में डिवाइडेड रहता है। ये ग्लोमेरुलस है, उसके बाद में पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, उसके बाद में कॉइल स्ट्रक्चर डीसीटी, उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट, और फाइनली यूरिन हमारा बन जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।